नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक सरल और मैं कह सकता हूं कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। इजी है, इसलिए विद्यार्थी इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस नहीं करते और ऊपर ऊपर से पढ़ के आगे निकल जाते हैं, जबकि एग्जाम में यहां से जो प्रश्न आता है वो बहुत जटिल आता है और बहुत बार विद्यार्थियों का यह प्रश्न गलत होता है, बहुत तकलीफ होती है उनको। आज अपन यहां प्रयास करेंगे कि संज्ञा से आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। पहला सवाल बनता है संज्ञा से, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, कुल भेद कितने होते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल बनते हैं। और संज्ञा विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है, ये तो है मूलतः संज्ञा से जुड़े हुए मूलभूत सवाल। जो कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो पूछे जाते हैं कि शब्द देकर के पूछते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा है या इससे जुड़ा हुआ शब्द कौन कौन से हैं, इस प्रकार से, यानी शब्द का नाउन कौन सा है, ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। या फिर वो जो शब्द देंगे वो संज्ञा है या नहीं है। दोस्तों पहले सवाल का जवाब देखिएगा, यहां से संज्ञा किसे कहते हैं। तो मैं यूं कहूं कि ब्रह्मांड में जो आपको दिखाई दे रहा है, आपके आसपास में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, आप जहां खड़े हैं, जहां बैठ के वीडियो देख रहे हैं, जहां बैठ के क्लास ले रहे हैं, आप इर्द गिर्द अगर अपनी नजरें घुमाओगे तो आपको जो भी दिखाई देगा वो ही क्या है, मेरे सामने एसी है, बल्ब है, पंखा है, किवाड़ है, दीवार है, हाथ में पेन है, पीछे ब्लैक बोर्ड है, ये सारे क्या हैं, संज्ञा है। जो भी आपको इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है और उसको जो नाम देंगे वो नाम क्या है, संज्ञा। एक तो दोस्तों जो दिखाई दे रहा है उसको दिया जाने वाला नाम संज्ञा है, और एक जिसे आप महसूस करते हो, जो आपकी फीलिंग है, आपके मन में जो भी आ रहा है उसको जो नाम देंगे वो नाम भी क्या है, संज्ञा। दैट्स, अगर मैं कहूं कि नाम ही संज्ञा है, अंग्रेजी में कहें तो नेम इज नाउन, नाम ही संज्ञा है। अब बात करें संज्ञा से, संज्ञा विकारी है या अविकारी। तो दोस्तों रूप परिवर्तन के आधार पे या विकार के आधार पे, विकार के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। और यहां पर जो बात करते हैं अपन, देखो प्रयोग या रूप के आधार पे शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है और दूसरा अविकारी शब्द होता है। दोस्तों विकारी शब्द जो होते हैं वो कुल 4 होंगे, विकारी शब्द 4 होंगे और अविकारी शब्द भी 4 होंगे। मैं विकारी और अविकारी को यहां डिफाइन नहीं करूंगा, विकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी कौन से होते हैं, इसको डिफाइन नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है और अविकारी शब्दों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। और विकारी शब्द जो 4 होते हैं उनमें एक अपना विकारी शब्द है, वो कौन सा है, संज्ञा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द होते हैं जो विकारी हैं। वही 4 कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये वाले जो शब्द होते हैं इनकी संख्या भी 4 होती है और ये वाले चारों के चारों क्या है, अविकारी शब्द है। ओके, तो हमने बात की विकारी और अविकारी की, कि विकारी कितने होते हैं और अविकारी कितने होते हैं। तो विकारी भी 4 और अविकारी भी 4, और उनमें से एक है वो कौन सी है, संज्ञा। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं संज्ञा के टॉपिक पे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जहां से आने वाला सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा इस क्लास के बाद में। देखिएगा, बात करें सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो आपको दिखाई देता है या फिर जिसे आप महसूस करते हो, महसूस करेंगे, जो महसूस किया जाता है दोस्तों वो होता है भाव, जिसको आप महसूस करते हैं वो होता है भाव। ओके, फीलिंग्स। ओके, तो जो दिखाई देता है या जिसे आप महसूस करते हैं उसका नाम ही संज्ञा है, उसका नाम ही क्या है, संज्ञा। साधारण शब्दों में अगर कहें तो नेम इज नाउन, नाम ही क्या है, संज्ञा है। तो ये तो परिभाषा रही। अब आपके कक्षा 6 से आपने रटना शुरू किया था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत सारे बच्चों से क्लास में, पूरी क्लास में पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो वो उनका जवाब बिल्कुल अलग होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब वो नाम वाला शब्द तो छोड़ देते हैं, आदि को संज्ञा कहते थे। सवाल उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और बहुत बार यहां से इस प्रकार का सवाल आया है, नाम को उठा दिया और उनको ही संज्ञा कहते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बचना है इस गलती से। तो मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आप उस व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण दशा को छोड़ दीजिएगा। सिर्फ एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो आपको दिखाई देता है या जिसे महसूस किया जाता है उसके नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। अर्थात नाम ही क्या है, संज्ञा है। अब दोस्तों ध्यान रखें, जो आपको दिखाई दे रहा है वहां संज्ञा होती है दो प्रकार की। जो आपको दिख रहा है उसको हम दो प्रकार से नाम देवेंगे, एक नाम को कहेंगे व्यक्तिवाचक और दूसरे को कहेंगे जातिवाचक। और जिसे आप महसूस कर रहे हो उसको नाम देंगे भाववाचक। इसलिए सिंपली अगर अपन कहें, साधारणतः अपन कहें तो संज्ञा के भेद भी कितने हो गए, 3। मैंने कहा जो दिखाई देता है उसको हम दो भागों में बांट रहे, एक व्यक्तिवाचक और दूसरा जातिवाचक, और जिसको महसूस करते हैं उसको नाम देंगे वो वाला हो जाएगा भाववाचक। ओके, महसूस करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, वो अंतर मन की बात होगी, यानी गुण होगा, दोष होगा, दशा होगी, अवस्था होगी, वो सारे के सारे क्या होंगे, भाव होंगे। लीजिएगा अब यहां पर ये बतौर एक एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे पानी है, पत्थर है, लड़का है, बुद्धि है। अब देखो इनमें बुद्धि जो है वो अदृश्य है, बुद्धि आपको दिखाई नहीं देगी। ओके, मैं बताऊं आपको प्राण जो है वो दिखाई नहीं देंगे। ये इस प्रकार के जो शब्द हैं, बुद्धि और प्राण, यहां शब्द थे जो इनको आप क्या कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। आपने कहा भाई साहब प्राण निकले, वैसे प्राण बहुवचन है, लेकिन प्राण जो है बहुवचन होते हुए भी नाउन अगर संज्ञा की बात करें तो वो कौन सी है, भाववाचक है। जबकि सभी बहुवचन शब्द होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन यहां प्राण जो है वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देते हैं, और जो दिखाई नहीं देता वो सारे के सारे भाव होते हैं। ओके दोस्तों, लीजिएगा बात करते हैं। वैसे ही बुद्धि दिखाई नहीं देती तो ये वाला भी क्या है, भाव है। बाकी जितने थे आपके महाद्वीप है, आपके महाद्वीप है, समुद्र है, सेना है, ताजमहल, पानी, पत्थर, लड़का, स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता भी क्या है, ये भी भैया आपका भाव है। ये भी क्या है, वायु। बाकी जितने भी हैं, ताजमहल जो है वो है व्यक्तिवाचक। कौन सा दोस्तों, वो है व्यक्तिवाचक। और बाकी जो आपके सामने संज्ञा शब्द है वो सारे के सारे हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द। हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की लड़ाई में अभी नहीं फंसे हैं, सिर्फ मैंने बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करवाया इन शब्दों के माध्यम से। अभी हम जानेंगे कि कौन से शब्द व्यक्तिवाचक होते हैं, कौन से नाम जो है वो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक होते हैं, और कौन से नाम भाववाचक होते हैं। लीजिएगा थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से संज्ञा के जो भेद हुए वो कितने हुए, मुख्यतः अगर अपन संज्ञा के भेद करें तो वो होते हैं कितने, 3। लेकिन कई बार 3 विकल्प में नहीं होते तो आपको 5 को सही विकल्प, और बहुत बार परीक्षा में ऐसे सवाल आए हैं सीधा ही पूछ लिया कि संज्ञा के भेद कितने माने गए हैं, तो आपको जवाब देना है कितने, संज्ञा के भेद होते हैं कितने, 3। लेकिन 3 विकल्प पे होवे ही नहीं होगा तो कितना मानना है, 5। और ये जो 2 अलग से माने ना, ये दोनों के दोनों अलग कुछ भी नहीं है, बल्कि जातिवाचक संज्ञा के दोनों भेद है, पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक हो या समुदाय या समूहवाचक, ये दोनों जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा के ही क्या है दोस्तों, भेद है। ओके, तो कुल भेद पूछे तो कितने जवाब देना है आपको, 3 बताना है, 3 नहीं हो तो 5 बताना है। क्यों, क्योंकि पदार्थ या द्रव्यवाचक, समूह या समुदायवाचक जो है वो संज्ञा के मूल भेदों में नहीं गिने जाते, बल्कि ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। और मैं तो कहूं 100% बात एकदम सही है, क्योंकि ये इनको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये जातिवाचक में ही आते हैं, इतना ही ध्यान में रखें। वैसे देखो इनने सबसे बड़ी गड़बड़ कर रखी है हमारे हिंदी में, क्या कि जो अशुद्धियां हैं या जो गलतियां हैं या जो मैं कह सकता हूं जो विकार है, उन विकारों का कभी शुद्धिकरण नहीं हो सकता। विकार तत्सम शब्द है, उसका तद्भव बिगाड़ होता है। ओके, तो जो बिगाड़ है ना उनका शुद्धिकरण नहीं होता। कैसे दोस्तों, अब यहां वो क्या कहते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा है, क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा है। अब विज्ञान के विद्यार्थियों को अगर परिभाषा पूछे कि दोस्तों बताए पदार्थ किसे कहते हैं,
हम भी पदार्थवाचक, वाचक का मतलब होता है बोधक, ज्ञान कराने वाला। किसका ज्ञान करा रहा है? पदार्थ। ऐसा नाम जो पदार्थ का बोध कराता है उस नाम को पदार्थवाचक नाम कहते हैं। संज्ञा मतलब नाम। तो पदार्थ विज्ञान के विद्यार्थियों से पूछा जाते कि भैया बताइएगा पदार्थ किसे कहते हैं, तो विज्ञान के विद्यार्थी हमें परिभाषित करेंगे, केमिस्ट्री के विद्यार्थी परिभाषित करेंगे, जो स्थान घेरता है वो पदार्थ है। जो स्थान घेरता है वह पदार्थ है। तो दोस्तों जो स्थान घेरेगा ना वो दिखाई भी देगा, जो स्थान घेरेगा वो दिखाई भी देगा। अब मैं यूं कहूं भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों के दोनों क्या होते हैं, अभी बात हुई थी अपनी। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये स्थान घेरते हैं। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों ही पदार्थवाचक है, दोनों ही क्या है, पदार्थवाचक। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पदार्थवाचक केवल किनको माना, जिनको गिना नहीं जाता हो, जिनको मापा या तोला जाता हो। और ऐसा करके पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया। क्या? एक ठोस होता है, एक गैस होता है और एक द्रव्य होता है। तो ठोस, गैस और द्रव्य, इन 3 को इन्होंने पदार्थ का। भाई साहब मैं भी ठोस हूं, मैं भी क्या हूं, ठोस हूं, आप भी ठोस हो, ये ब्लैक बोर्ड भी ठोस है। मैं कह रहा था जिसको देखा जाता है वो सारा क्या होगा, या तो ठोस होगा या गैस होगा या फिर द्रव्य होगा। तो सारे के सारे क्या हुए, पदार्थ हो गए। लेकिन जो ढर्रा चल रहा है उससे अलग अगर पढ़ाया जाता है या फिर बताया जाता है तो आप लोग कहेंगे साहब ये तो सही नहीं बताया, वहां तो कुछ और लिखा हुआ था, आप कुछ और बता रहे हैं। भाई बताएंगे वही जो सही होगा। ओके, तो सच्चाई तो यह है, क्योंकि पदार्थवाचक अलग से कोई नाउन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो पदार्थ किसको मान रहे हैं, जिसको मापा या तोला जाता है, जिसको गिना नहीं जाता है। और ठोस, ठोस के अंदर जैसे लोहा है, जैसे चांदी है, जैसे मिट्टी है, जैसे लकड़ी है, जैसे पत्थर है, इनको क्या किया है, जैसे आम है, इनको क्या किया है हमने, ठोस पदार्थवाचक माना है। द्रव्य में ऑक्सीजन है, हीलियम है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, इनको हमने क्या माना है, इनको गैस में माना है। द्रव्य में तेल है, हमने दूध है, छाछ है, लस्सी है, जूस है, ये वाले क्या होंगे, ये द्रव्य में आ जाएंगे। ये तो है द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ, और हम बात कर रहे हैं किसकी, द्रव्य की। ओके, तो ये वाला, इसमें इसकी बात कर रहा था, तो आपको अलग से इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात हुई अपनी क्या, समूह। मैं वापस से ऊपर आऊंगा, केवल इस वर्गीकरण की 5 भेदों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। समुदाय या समूहवाचक में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यह भी जातिवाचक है। भैया सेना, ये समूह का बोध करवाती है। बहुत सारे जो सैनिक होते हैं उनको मिलाकर के हम एक नाम दे देते हैं, वो क्या हो जाता है, सेना हो जाता है। दल हो जाता है, वो भी उसमें समूह आते हैं, बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं उसमें। ठीक है, समिति होती है, वो भी क्या होता है, समूह होता है। ओके, तो ये इस प्रकार के जो शब्द थे वो किस में आते हैं, कक्षा है, ये समूह में आ जाता है। जत्था है, जत्था है वो भी किसमें, समूह में। रेवड़ है वो भी किसमें आता है, समूह में। तो ये सारे समूह का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, इनको हमने क्या कह दिया, समूह या समुदायवाचक। जबकि ये भी किसका भेद है, जातिवाचक का है। तो ये जातिवाचक के ही दोनों क्या हैं, भेद। अब अपन सीधी बात करें तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों, कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक इनमें क्या अंतर है, मूल अंतर क्या है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, यही बात करता हूं मैं, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, व्यक्ति और जातिवाचक अलग कुछ भी नहीं है, केवल नाम का फर्क है। व्यक्तिवाचक नाम जो होता है ना, व्यक्तिवाचक नाम वो अर्थहीन होता है, वो मीनिंगलेस होता है उसका कोई। जबकि जातिवाचक नाउन होता है वो, उसका एक मीनिंग होता है, उसका एक अर्थ होता है, वो मीनिंगफुल होता है। दोनों में अंतर बताया मैंने, समझ में आपके नहीं आता क्योंकि आपने चीजों को रट के समझने का प्रयास किया है आज तक। मैं कह रहा हूं हिंदी व्याकरण पढ़ना है तो भाई कहीं से कहीं तक रटने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं रटना। पूरी तरह आप पूरे क्लास को पढ़ते रहिएगा, पूरे क्लास में आप जो मैं कह रहा हूं उसको समझते रहिएगा, पूरा का पूरा टॉपिक आपके जहन में उतर जाएगा। दोस्तों मैंने आपको क्या कहा, व्यक्ति, अब देखो कितनी बड़ी बात कही, आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, मैं कह सकता हूं क्या, कि व्यक्तिवाचक नाउन जो है वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जबकि
जातिवाचक संज्ञा होती है उसका क्या होता है, मीनिंग होता है, उसके खुद के कुछ गुण होते हैं, उसकी फीचर्स होती है, उसकी विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं कैसे, इसको समझो। मैं आपसे कहूं भाई साहब मुझे दिल्ली का कोई मीनिंग बताओ, दिल्ली, बस दिल्ली दिल्ली है, इसका कोई अर्थ है क्या? ना, ये मीनिंगलेस है, कोई अर्थ नहीं है। हां इतना है कि आप दिल्ली का नाम लेते हैं तो आपको पता है कि किसी शहर विशेष का नाम है, अद्वितीय नाम है। जबकि आपको यह कहा जाता है कि भाई साहब शहर की बात करें तो शहर की बात कर देंगे तो आप तुरंत समझा दोगे अपने पड़ोसी को शहर का मतलब क्या होता है, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी दुकानें होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, खूब ज्यादा ट्रैफिक रहता है, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, शहर कहते हैं। इसका मतलब शहर शब्द का अपना क्या है, मीनिंग है। दोस्तों जातिवाचक जो नाम होता है वो विशेषताओं के आधार पर रखा गया, वो एक का बोध नहीं करवाता बल्कि एक से अधिक के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला नाम होता है। मैं इधर आपके लिए एक दूसरा नाम और रखता हूं, वो है जयपुर। तो दोस्तों दिल्ली कहो चाहे जयपुर, दिल्ली भी शहर है और जयपुर भी क्या है, शहर है। तो शहर शब्द ये कॉमन नाउन है, ये जाति का बोध करवाता है, ये एक वर्ग का बोध करवाता है। आपको जातिवाचक देवे चाहे आपको वर्गवाचक देवे, दोनों एक ही बात है। ओके, जाति का मतलब ही क्या होता है, एक जैसी विशेषता रखने वाले जितने भी होते हैं उनको एक ही नाम दे दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम जातिवाचक। जबकि व्यक्तिवाचक नाउन होता है ये मीनिंगलेस होता है, किसी अद्वितीय के नाम का बोध करवाता है। ओके, लीजिएगा अब अपना परिभाषा, ये थी बात समझने की, मैं कोई परिभाषित नहीं कर रहा हूं, आप इसको परिभाषा में जोड़ने का प्रयास ना करें। परिभाषा तो आपकी वो जो आपने पहले से रट रखी है उनकी तरफ जाइएगा। अब मैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को अलग अलग करके बताऊंगा तब पूरी तरह समझ में आ जाएगी बात। देखिए कैसे दोस्तों, व्यक्तिवाचक नाउन पे आओ, किसी संज्ञा शब्द में एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वैसे वस्तु के लिए ज्यादा इसका प्रयोग होता नहीं है, किसके लिए, वस्तु के लिए। तो मैं कह सकता हूं किसी एक ही व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या मैं कह रहा था, जैसे भारत है, दिल्ली है, गंगा है, हिमालय है, दीपावली त्योहार विशेष का नाम है, रामायण ग्रंथ विशेष का नाम है, उत्तर दिशा विशेष का नाम है, दैनिक भास्कर पत्र पत्रिका विशेष का नाम है, ये दिन विशेष का नाम है, ये महीने विशेष का, ये अद्वितीय हो गए दोस्तों। ये क्या बताया था मैंने, एक ही व्यक्ति व एक ही स्थान विशेष का नाम का बोध करवाता हो तो उनको क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक। मैं कहूं ये वाली बात आपको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो, इन चीजों को ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके समझ में आ गया ये। जब मैं वर्गीकरण करके पढ़ाऊंगा तब आपकी बात अच्छे से समझ में आई। तो यहां अपना समय खराब नहीं करे, पर सीधे आगे पढ़ते। जाति का मतलब हुआ किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता हो उसे कहा जाता है जातिवाचक। अब यहां से आपके बात समझ में आना शुरू होगी। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक एक ही पदार्थ को दिए जाने वाले कितने नाम होते हैं, दो। आपके भी दो नाम हैं, आप पढ़ रहे हो, आपके भी कितने नाम हैं, दो। एक नाम है आपका विद्यार्थी और दूसरा नाम है आपका खुद का नाम। आप जिसको कहते हैं ना वो तो मेरो नाम है, खुद को नाम। खुद का नाम का मतलब रमेश, गणेश, दिनेश, सीता, रीता, मीता, जो भी है। और एक मैंने दे दिया आपको क्या, विद्यार्थी। विद्यार्थी जाति का है, जबकि अभी जो और बोल रहा था वो सारे क्या है, व्यक्तिवाचक, वो मीनिंगलेस है। ओके, उनका कोई निश्चित क्या नहीं है, अर्थ नहीं है। ओके, लीजिएगा यहां, जैसे मैं आपसे कहूं गाय जातिवाचक नाम है, गाय किसका बोध करवा रहा है आपको, जाति का बोध करवा रहा है। क्या, दूध देने वाली, जिसके निश्चित से रंग होते हैं, जिसकी निश्चित से क्या होती है, विशेषताएं होती है। ठीक है, ऐसे किसी प्राणी को, ऐसे किसी जीव को, ऐसे किसी जानवर को आप क्या कह रहे थे, गाय कह रहे थे। और मैं कहूं आपने यहां से दूसरा नाम और लिया, वो वाला कौन सा है, राठी गाय। तो राठी गाय क्या होगा, व्यक्तिवाचक, बिल्कुल नहीं होगा। ये गलती कभी मत करना दोस्तों। ये हमने एक अलग और जाति बनाई है, इस जाति का हमने क्या किया है, थोड़ा छोटा रूप लिया है, थोड़ा छोटा रूप लिया है और एक जाति और बना दी जाति में से। इस जाति में से एक जाति और बनाई जिसकी अपनी खुद की अलग विशेषताएं हैं, इसलिए यह भी कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, यह भी जातिवाचक होगी और यह भी क्या होगी, जातिवाचक होगी। मैं आपको एक बात बताऊं क्या,
किसी भी जातिवाचक संज्ञा से पहले एक बात मैं बताऊं, आप नोटबुक हाथ में रखेंगे, पेन हाथ में रखेंगे, जो मैं बोलता जा रहा हूं अगर आप उनको साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहेंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं कह सकता हूं आपका टॉपिक इतना शानदार क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी भी टेक्स्ट बुक की सहायता से फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बशर्ते मैं जैसे मेहनत कर रहा हूं वैसे आप भी मेहनत कीजिएगा। ओके, लीजिएगा बात करते हैं। मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि किसी जातिवाचक संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग होने पर संज्ञा परिवर्तित नहीं होती है, वो जातिवाचक ही रहती है। जैसे गाय था और गाय से पहले हमने कौन सा शब्द काम में लिया, राठी, तो गाय जातिवाचक है तो राठी गाय भी क्या होगी, जातिवाचक, क्योंकि राठी शब्द है वो क्या है यहां पर दोस्तों, राठी शब्द यहां पर विशेषण है। ओके, और जैसे आदमी है यह जातिवाचक है, आदमी क्या है, जातिवाचक, और मैंने कह दिया पागल आदमी तो भी जातिवाचक ही रहेगा। मैंने कहा गरीब आदमी तो भी जातिवाचक ही रहेगा, गरीब आदमी भी जातिवाचक है, पागल आदमी भी जातिवाचक है, समझे, और आदमी भी जातिवाचक। ओके, तो यह संज्ञा परिवर्तित यहां नहीं होगी। नेक्स्ट मैंने कहा नदी, नदी में संज्ञा कौन सी है, जात। नदी की अपनी खुद की विशेषताएं हैं, नदी की खुद की अपनी विशेषताएं हैं, बहता हुआ पानी होवेगा, उसके दो किनारे होंगे, बहुत सारी उसमें मछलियां होवेगी, ठीक है, तो इस प्रकार की अपनी खुद की विशेषताएं होगी, तो ये क्या हो गया, जाति। जबकि मैं आपसे कहूं गंगा की जगह इसकी जगह यमुना कहूं, यमुना किसी नदी का अद्वितीय क्या है, नाम, यमुना किसी नदी का अद्वितीय नाम है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा पुस्तक, ये पुस्तक जो है वो, ये पुस्तक है वो कौन सी है, जातिवाचक। पुस्तक की अपनी खुद की विशेषताएं होती है, आप हाथ में लेते हैं बताओ तो ये तो किताब है, ये तो पुस्तक है, जबकि हाथ में लेते आप ये नहीं बता सकते ये तो रामायण है। ओके, रामायण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, महाभारत जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, पहाड़ ये कौन सी संज्ञा है दोस्तों, जातिवाचक, और पहाड़ में आपने शब्द काम में ले लिया कौन सा, अरावली, पहाड़ में शब्द आपने काम में ले लिया कौन सा, हिमालय, ये वाले हो गए कौन से, व्यक्तिवाचक। देश जातिवाचक है और भारत व्यक्तिवाचक है, सैनिक जातिवाचक है, और अगर ऐसा हो जाए सैनिक जातिवाचक और आपको भारतीय सैनिक, तो दोस्तों भारतीय सैनिक जो है ना वो भी जातिवाचक ही रहेगा, सैनिक भी जातिवाचक हो और भारतीय सैनिक भी गुड़िया भी जातिवाचक हो, राजस्थानी गुड़िया भी जातिवाचक है। विशेषण का प्रयोग करने पर संज्ञा परिवर्तित नहीं होती है, जल भी जातिवाचक है और मीठा जल भी जातिवाचक है। और दोस्तों यहां पर ऐसा आ जाए गंगा का जल तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्या आ जाए, गंगा का जल तो व्यक्तिवाचक है, गंगा अद्वितीय है तो उसका जल भी क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या, मैं आपको बता दूं जल जो है वो जातिवाचक है, जल है वो जाति, मीठा जल वो भी जातिवाचक है और गंगा का जल व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वैसे ही गाय जो है वो जातिवाचक है, राठी गाय भी जातिवाचक, और रामू की गाय आ गया तो वो, रामू की गाय आ गया तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ओके, चलिएगा दोस्तों, उससे थोड़ा सा ये मैंने वर्गीकरण करने का आपको प्रयास किया था, बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी आपके। सीधी बात करते हैं किस पे, भाववाचक संज्ञा पे। मैं तीनों पे भी बात करूंगा, अभी तक बेसिक बताया, वो चीजें रटने की जरूरत नहीं है। महीनों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं, पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं, दिनों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं, पहाड़ों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं, नदियों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। इन चीजों को रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको ये समझना है। मैं आपको जिन चीजों के माध्यम से बताने जा रहा हूं वो चीजें फिर से समझिएगा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का, भाववाचक पे आएंगे अपन सीधे, व्यक्ति और जातिवाचक में अंतर करने की अगर मैं 2-4 बिंदु और बताऊं आपको तो थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। जिन संज्ञा शब्दों को गिना नहीं जाता, जिन संज्ञा शब्दों को गिना नहीं जाता वो हमेशा 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 क्या होंगे, जातिवाचक होंगे। और वैसे जिनको गिना नहीं जाता वो एक वचन होते हैं, जिनको गिना नहीं जाता वो एक वचन होते हैं, परंतु उनमें संज्ञा हमेशा जातिवाचक मानी जाती है। अर्थात जिनको मापा या तोला जाता है वो हमेशा क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं यहां से आपके लिए थोड़ी सी और,
तो जातिवाचक के लिए जितने भी फल होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, फल फूल सब्जी जो भी है, जितने भी जानवर होते हैं, अनाज है, ये सारे के सारे इनके नाम क्या माने जाते हैं? जातिवाचक। दोस्तों जितने भी आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदा जैसे बरसात है, भूकंप है, बाढ़ है, ये प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में मानी जाती है। ये सारे के सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। जिनको मापा या तोला जाता है वो भी सारे किस में आएंगे? जातिवाचक में। जितने भी आपके इस प्रकार के जो नाउन है, इस प्रकार के जो संज्ञा है, जो अपनी विशेषताओं के आधार पर जिनकी पहचान होती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? जातिवाचक। और दोस्तों एक बात और बताऊं आपको मैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में व्यक्त किया जाता है। क्या भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में व्यक्त किया जाता है तो वो संज्ञा भी क्या होती है? जातिवाचक होती है। थोड़ा सा आपको वर्ड लेके चलता हूं एक बार फिर से। जितनी भी क्या होती है? व्यक्तिवाचक। जैसे मैं आपसे यूं कहूं, रावण मर गए, आपने ऐसा कहा, रावण मर गए। थोड़ा समझो मेरी बात को। रावण एक वचन है कि बहुवचन? वैसे रावण एक वचन ही होता है, लेकिन आपने आगे क्या कर दिया? मर गए, मतलब आपने इसको बहुवचन में व्यक्त किया। और दोस्तों जब आप इसे बहुवचन में व्यक्त करेंगे ना, मर गए, तो यहां पर संज्ञा कौन सी मानी जाएगी? रावण में बहुवचन मानी जाएगी। और बहुवचन संज्ञा जातिवाचक मानी जाएगी, क्योंकि गए गए बहुवचन है तो रावण भी क्या होगा? बहुवचन। ओके। अगर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में व्यक्त किया जाता है तो संज्ञा जातिवाचक मानी जाती है। एक बात तो ये ध्यान में रखना है, जहां कहीं भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में व्यक्त होती है तो संज्ञा कौन सी? जातिवाचक होगी। एक बात और बता दूं इसके साथ ही मैं आपको, वो है प्रिय विद्यार्थियों, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा न मानकर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। विशेषण से क्या मतलब हुआ यहां? इस बात को थोड़ा सा समझो। ऐसे वाक्य आपने खूब देखे होंगे। वो वाक्य ऐसा था कि ऐसा आ जाए, मान लीजिए उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। उदयपुर राजस्थान का क्या है? कश्मीर। देखो यहां उदयपुर का प्रयोग उदयपुर के लिए हुआ है, और ये जो कश्मीर है, इस कश्मीर का प्रयोग उदयपुर की विशेषता बताने के लिए हुआ है। यहां कश्मीर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए कश्मीर में संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक होगी। ओके। एक बात और बताऊं, देखो ऐसे वाक्य को अगर यही ऐसा होता, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्या होता? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो कश्मीर में संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। और उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, तो यहां जो कश्मीर हुआ है वो हुआ है दोस्तों जातिवाचक। और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो क्या हुआ? कश्मीर में व्यक्तिवाचक। ये बेसिक डिफरेंस है। मैं फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेषण के लिए किया गया है तो उसमें संज्ञा व्यक्तिवाचक न मानकर कौन सी मानी जाती है? जातिवाचक मानी जाती है। दैट्स क्लियर। ओके। आगे बात कर रहे हैं अपन कौन सी संज्ञा की? भाववाचक। देखो गुण, धर्म, कार्य, मनोभाव, मन के भाव हमेशा मन के होते हैं, इससे पहले मन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। भाव हमेशा होते ही किसके हैं? मन के ही होते हैं, मनोभाव ही होते हैं। ऐसे नहीं होता वैसा बाजार के भाव, वो वाली भाव होती ही नहीं, आप सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आदि का बोध कराने वाले जितने भी नाउन होते हैं वो कौन से होते हैं? भाववाचक नाउन होते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो, भाववाचक समझ में आ गया ना तो समझिएगा नाउन का टॉपिक बहुतायत में समझ में आ गया अपने। सर कैसे? क्योंकि नाउन में क्या है सर, भाव जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं, इंटरनल होते हैं, कभी भी एक्सटर्नल नहीं होते हैं। भाव को बेचा और खरीदा नहीं जाता, भाव को देखा नहीं जाता। भाव हमेशा कहां होते हैं? अंतर मन में होते हैं। तो दोस्तों जो अंतर मन में होएगा उसको किसने देखा है? आपके मन में क्या चल रहा है? हां इतना जरूर है, आंसू को देख करके दुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। असी जो हंस रहे हो आप, आपके मुख, आपके चेहरे की जो संरचना है उसको देख करके आपके अंतर मन के भावों को
अंदाजा लगा सकते हैं, हकीकत का पता नहीं लगा सकते। बहुत सारे होते हैं ऐसे नालायक जो बाहर से कुछ अलग दिखते हैं, अंदर कुछ अलग चल रहा होता है, ठीक है, उनका कैसे पता लगाएं? साइकोलॉजी वाले गुरुजी शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ाते हैं, तो वो गुरुजी पढ़ाते क्या है आपको? मनोविज्ञान ही तो पढ़ाते हैं दादा। मनोविज्ञान में बताते हैं आपको कि उसके मन में क्या चल रहा है। आप गुरुजी ने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, भाई साहब इसको पढ़ के आपको कैसा लग रहा है, इसका मुझे अंदाजा लग गया कि वास्तव में आपके समझ में आया या नहीं आया। इसका मतलब मैं साइकोलॉजी पढ़ा हुआ हूं, मैं समझ पा रहा हूं इस। और कई कई पूरा घंटा पढ़ा जाते हैं, खुद को नहीं पता चलता मैं क्या पढ़ा गया। किसकी कमी है? वो भावों को पहचान नहीं पाते। अब भाई साहब भाव जो होते हैं वो दिखाई देते नहीं है, समझ गए मेरी बात को? तो ये वाले कभी दिखाई नहीं देते। वो देखो प्यार, इसको भावों को कभी गिना नहीं जाता, भावों को मापा या तोला नहीं जाता। अब बहुत बार बच्चों से सवाल कर लेता हूं मैं पूछता हूं भैया मुझे एक बात बताओ, ये गैस जो है ना, ये गैस, इसमें कौन सी संज्ञा है? अब पागल तो होते ही हैं छोरे, उनको पता तो रहता नहीं, ऐसे ही लगा देते हैं। वो कहते हैं जी गैस, गैस तो सर भाववाचक है। क्यों है? क्योंकि सर आप भाववाचक ही तो पढ़ा रहे हो, इसलिए भाववाची पूछ रहे होंगे। नहीं रे बाबू, गैस जो है वो संज्ञा है कौन सी? जातिवाचक। कौन सी है भैया? जातिवाचक। अब आप एक बात बताओ मुझे, भाववाचक नहीं है, इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। क्यों है इसमें जातिवाचक? अब इसकी बात को समझ में आ जाएगा तो आपकी पूरी बात ही समझ में आ जाएगी। इसमें जातिवाचक क्यों है ये समझ में आया तो पूरी बात आपके समझ में आ जाएगी। कैसे? वो सुनो, देखो मैं आपको बताऊं, गैस को मापा या तोला जाता है क्या? मापा या तोला जाता है? आप कहोगे, सोच के बताओगे, हाँ सर मापते तो हैं। सिलेंडर में भरते हैं? हाँ जी भरते। भाई साहब जिसको भरोगे, जिसको मापोगे या तोलोगे, भरोगे, उसको देखा भी जाता है, उसको छुआ भी जाता है। छुआ जाता है ऐसे थोड़ा सा करके आप गैस निकालते हो, हाथ पे लगती है, छुआ क्या? छुआ जाता है। तो जिसको मापा या तोला जाता है या छुआ जाता है वो हमेशा क्या होगा? जातिवाचक होगा। ओके, ये बात बता चुका हूं। अब मुझे बताओ, वही काम इस प्यार को तोलो, प्यार को सिलेंडर में भरो, सर नहीं भर सकते। तो आप तो इतना ही बात ध्यान में रखो कि जिसको उठाया नहीं जा सकता, इसको पकड़ा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता, वो सारे के सारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। इसलिए प्यार जो है वो भाववाचक है, पाप भाववाचक, पुण्य, दया, धर्म, स्वतंत्रता, सौंदर्य, दर्द, ये सारे के सारे क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं। सौंदर्य, सौंदर्य को देखा होगा। अब आपसे कहूं भाई साहब, मैंने कहा सुंदरता को देखा आपने? आप कहोगे हाँ जी गुरुजी सुंदरता तो दिखाई देती है आप। अरे सुंदरता नहीं देख रहे हो आप, आपको उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, सुंदरता तो आप महसूस कर रहे हो। और उसने आपको दो चार गालियां निकाल दी ना बढ़िया वाली, तो आपके समझ में आ जाएगा फिर कि वास्तव में आपको सुंदरता दिखाई दे रही थी या नहीं दे रही थी। आपको उनका चेहरा दिखाई दे रहा था, आपको उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरा जो है वो जातिवाचक है, जबकि सुंदरता है वो उस चेहरे के पीछे छुपा हुआ है, वो अदृश्य है, उसे सिर्फ आप क्या करते हो? महसूस करते हो। और जिसे आप महसूस कर रहे हो, अब आपसे पूछा जाता है कोई लड़की नाच रही है, ठीक है, तो आप कह रहे हो भाई साहब क्या देख रहे हो? आप कहोगे नाच देख रहा हूं। बेवकूफ हो आप, झूठ बोल रहे हो, नाच नहीं देख रहे हो आप, लड़की देख रहे हो, ठीक है। नाच अदृश्य है, वो कभी दिखाई नहीं देता, उसे केवल महसूस किया जाता है। ये वाला बताना चाह रहा हूं मैं आपको। आपका बच्चा, आपका भाई या आप खुद क्या कर रहे हो? आप कहते हो सर पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, मुझे नहीं दिख रहे हो, मुझे तो सिर्फ आप दिख रहे हो। पढ़ाई को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। लिखाई को महसूस किया जाता है, ये अदृश्य है। लड़ाई कभी देखी है आपने? आपको तो सब खूब देखी, हमारे पड़ोसी खूब लड़ते हैं, रोजाना लड़ते हैं। अरे भाई लड़ाई को नहीं देखा, पड़ोसियों को देखा होगा। फिर लड़ाई को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। लड़ाई एक काम का नाम है, और काम जितने भी बने हैं दुनिया में वो सारे के सारे क्या होते हैं? भाववाचक नाउन होते हैं। मैं यहां से आपसे ये कहूं, आपसे सीधा ही सवाल कर लेता हूं, मुझे बताओ कि पंचायत में संज्ञा कौन सी है? तो आपका तुरंत दिमाग जाएगा पंचायत तो हर गांव में है, पंचायत में तो संज्ञा सर जातिवाचक है। भाई नहीं होती, पंचायत एक कार्य का नाम है। कहते नहीं है कोई आता है घर चल, यहां क्या पंचायत कर रहा है? पंचायत कर रहा है, कर रहा है का मतलब पंचायत क्या हो गया? काम। और काम दुनिया के जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं। काम कभी देखे नहीं जाते, काम अदृश्य होते हैं, कार्य कभी दिखाई
नहीं देता, इसलिए कार्य जितने भी हैं उनमें क्या माना जाता है, भाव माना जाता है। ओके, तो ये छोटे छोटे मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण सी बात बताई है। कौन सी संज्ञा से जुड़ी हुई, भाववाचक संज्ञा। सुनो, भाववाचक संज्ञा जो होती है, ये जो मैंने बताया ना अभी आपको, दुख होता है, सुख होता है, पीड़ा है, दर्द है, ज्ञान है, ये सारा क्या है, ये सब भाव हैं। ये सारे के सारे अंतर मन में होते हैं। हाथ दिखाई दे रहा है और हाथ के अंदर क्या हो रहा है, दर्द, इसको सिर्फ क्या कर पाएंगे अपन, महसूस, तो वो क्या हो गया, भाव। ओके, तो अंतर मन में जो चल रहा है वो सारे के सारे क्या होते हैं, भाव। भाववाचक संज्ञा जो है वो रचना के आधार पे दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं रूढ़ भाववाचक संज्ञा और दूसरी होती है यौगिक भाववाचक संज्ञा। और मैं कहता हूं अगर आपने रूढ़ और यौगिक भाववाचक संज्ञा को पढ़ लिया ना तो संज्ञा से सवाल गलत नहीं हो सकता आपका। कैसे? रूढ़ संज्ञा वो होती है जिसके टुकड़े नहीं होते और यौगिक भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसके क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। जिस भाववाचक संज्ञा की रचना संधि समास प्रत्यय उपसर्ग से हुई हो उसको कहते हैं यौगिक भाववाचक संज्ञा, और जिस भाववाचक संज्ञा की रचना संधि समास प्रत्यय उपसर्ग से नहीं हुई हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं रूढ़ भाववाचक संज्ञा। तो अपन बात करें रूढ़ भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा की। तो मैं आपसे कहूं जैसे पाप है, जैसे दया है, धर्म है, दर्द है, ये सारे के सारे कौन से थे, ये वाले शब्द देख रहे हैं आप, ये दर्द है, ये दर्द है, ये धर्म है, ये दया है, ये पाप है, ये प्यार है, ये सारे के सारे हैं रूढ़ भाववाचक संज्ञा। जबकि स्वतंत्रता और सौंदर्य है कौन से, ये कौन से हैं, ये है यौगिक भाववाचक संज्ञा। हमें रूढ़ भाववाचक संज्ञाओं को नहीं पढ़ने की जरूरत, हमें जरूरत है यौगिक भाववाचक संज्ञाओं की। क्यों? क्योंकि संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, चाहे अव्यय हो, इन सब से क्या बनते हैं, यौगिक भाववाचक संज्ञा बनती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम उनको पढ़ते हैं और जब उनको पढ़ेंगे तो हम पूरे के पूरे संज्ञा टॉपिक का रिवाइज कर लेंगे, पूरा का पूरा संज्ञा टॉपिक हम फिर से पढ़ लेंगे। देखते हैं भैया, ये वाला है भाववाचक संज्ञा की रचना जो होती है वो मुख्यतः किससे होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया। कौन से की, मैं बताऊं आपको कौन से की, जो यौगिक होते हैं उनकी, ये सारे इनसे क्या बनती है, इनको मिलाकर के जो बनेगी वो वाला संज्ञा कौन सी होगी, वो वाली होगी भैया क्या, यौगिक भाववाचक संज्ञा। और इनसे मिला के नहीं बनी हो वो वाली कौन सी बच जाएगी, वो वाली रूढ़ भाववाचक संज्ञा। मैं रूढ़ की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा रूढ़ को पढ़ने की जरूरत नहीं, जिसके टुकड़े नहीं होते उसको क्या पढ़ना, वो तो अपने को वैसे ही याद है, अपने को तो समझना किसको है। अब इससे दो तीन चीजें साथ ही समझ लेंगे अपन कि कौन से में क्या है, संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा अव्यय और कौन सा क्रिया। इसको मैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता सकूंगा कि कौन से में क्या हो रहा है। इस बात को अपने को ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। देखो आओ, एक बात तो यहां से थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से, इन उदाहरणों के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थहीन और अनिश्चित होती है, जबकि जातिवाचक सार्थक और निश्चित होती है। आइएगा, हिमालय ऊंचा पहाड़ है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, हिमालय में संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक, और पहाड़ में संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक। गंगा में संज्ञा कौन सी है, ये पवित्र, अरे नदी को बताया जा सकता है, यही तो बताना चाह रहा हूं। गंगा जो है वो कौन सी संज्ञा है, वो है दोस्तों व्यक्तिवाचक, और नदी है जातिवाचक। भलाई संज्ञा कौन सी है, भाववाचक। भलाई में कौन सी, क्षत्रियो, बहुवचन है इसलिए जातिवाचक। साहस अदृश्य है, दिखाई नहीं देता इसलिए भाववाचक। लड़कपन, पन प्रत्यय लगा है इसलिए, अभी बताऊंगा इसके बारे में, लड़कपन भाववाचक। आनंद में संज्ञा कौन सी है, भाववाचक। सोना में संज्ञा है जातिवाचक, धातु में संज्ञा है जातिवाचक, पानी में संज्ञा है जातिवाचक। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ संज्ञा शब्दों के बारे में बताया है कि कौन से शब्द में कौन सी संज्ञा है। ओके, आगे बात करते हैं थोड़ी सी अपन किसके बारे में, जातिवाचक संज्ञा से कौन सी, भाववाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, लेकिन अगली क्लास में ये सब पढ़ने वाले हैं दोस्तों अपन। संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है, कैसे बनेगी, इसके बारे में अपन डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।